17वीं सेंचुरी में जब करीब करीब पूरा भारत क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब के वश में था, यूरोपियन पावर्स भारत में अपने पांव जमाने शुरू कर चुकी थी और दक्कन का इलाका मुस्लिम शासकों के पैरों तले कुचला जा रहा था। तब भारत के लोग स्वराज्य का मतलब लगभग भूल चुके थे। धर्म परिवर्तन जोरों पर था, मंदिर तोड़े जा रहे थे और हिंदुओं को जजिया नाम का टैक्स देना पड़ता था। इसी गुलामी के दौर में एक नाम ऐसा तूफान बनकर उभरा जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी। ये कोई और नहीं बल्कि मराठा शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने इस अंधेरे युग में स्वाभिमान का दिया जलाया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसके सामने दिल्ली का तख्त भी छोटा पड़ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ना विशाल सेना थी और ना ही मुगलों और मुस्लिम शासकों के बराबर दौलत, लेकिन उनके पास हिंदवी स्वराज्य का एक ऐसा सपना था जिसने बड़ी से बड़ी सल्तनत की नींव हिला दी। उन्होंने केवल 16 साल की उम्र में तोरणा किला जीतकर एक बड़े राजा बनने की झलक दिखाई और आगे चलकर मुगलों, बीजापुर सल्तनत, अहमदनगर और गोलकुंडा को कभी युद्ध तो कभी अपनी रणनीति में उलझाकर अपनी विजय पताका महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक फैला दी। उन्होंने जहां बेहद क्रूर अफजल खान को अपनी चतुराई और युद्ध नीति में उलझाकर उसका पेट फाड़ दिया, तो वही वो औरंगजेब की मजबूत कैद से उसकी सेना को चकमा देकर आजाद हो गए। उनके नेतृत्व में किलों पर लहराता भगवा झंडा, दुश्मनों के किलों के बीच गूंजती हर हर महादेव की हुंकार और गुरिल्ला युद्ध की वो रणनीति जिसने दुश्मनों को बार बार चौंकाया, ये सब मिलकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख रहे थे जिसे दुनिया मराठा एम्पायर के नाम से जानने वाली थी। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में जहां नॉर्थ इंडिया में अकबर और जहांगीर के बाद शाहजहां के शासन में मुगल एम्पायर अपने चरम पर था, तो वही दक्कन की ताकत मेनली 3 सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच बटी हुई थी। ये तीनों सल्तनतें आपस में भी लड़ रही थी और मुगलों से भी टकरा रही थी, क्योंकि अब मुगल भी साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए थे। उसी उथल पुथल के दौर में मराठा सरदार शाहजी राजे भोसले का उदय हुआ। शाहजी दक्कन की राजनीति के सबसे होशियार और अनुभवी योद्धाओं में से एक थे, जो समय के हिसाब से अपनी रणनीति बदलना जानते थे। कभी वो अहमदनगर की तरफ से लड़ते दिखते तो कभी बीजापुर सल्तनत के लिए तलवार उठाते। जब मुगल एम्पायर अहमदनगर को निगलने के लिए बढ़ रहा था, तब शाहजी राजे ने ही निजाम शाही के एक छोटे शहजादे मुर्तजा निजाम शाह थर्ड को गद्दी पर बिठाकर मुगलों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इस उथल पुथल के दौर में शाहजी राजे का सिर्फ एक मकसद था कि इस बदलते पावर गेम में कैसे भी मराठा ताकत को जिंदा रखा जाए। यह बहादुरी उन्हें विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिता मालोजी राजे भोसले भी एक महान वॉरियर थे, जो कभी अहमदनगर सल्तनत के जनरल रहे थे और जिन्हें राजा की उपाधि भी मिली हुई थी। उस समय शाहजी राजे भोसले पुणे के पुश्तैनी जागीरदार भी थे और अपनी पत्नी जीजाबाई और बाकी परिवार के साथ पुणे के शिवनेरी फोर्ट में रहते थे। इसी राजनीतिक उठापटक के दौर में वो ऐतिहासिक दिन 19 फरवरी 1630 आता है, जब शिवनेरी की पहाड़ियों पर नगाड़े बज उठते हैं और तलवारों की खनक के बीच शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम एक स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर शिवाजी रखा जाता है। ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जो आने वाले समय में पूरे भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। माता जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी के अंदर धर्म, स्वाभिमान और आजादी की भावना भर दी। वो नन्हे शिवाजी को रामायण और महाभारत के पाठ और भारत के महान योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती। उन्होंने शिवाजी महाराज को सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। ऐसे में बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में हिंदवी स्वराज्य का सपना हिलकोरे लेने लगा। इसी बीच 1636 में बीजापुर सल्तनत ने मुगल एम्पायर की अधीनता स्वीकार कर ली और बीजापुर मुगलों का ट्रिब्यूटरी स्टेट बन गया। इसी दौरान शाहजी भोसले ने भी सेनापति के रूप में बीजापुर की सर्विस ज्वाइन कर ली और बदले में बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने उनको पुणे के जागीरदार के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन आदिल शाह ने उन्हें पुणे में रहने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि शाहजी फिर से मुगलों के लिए सिरदर्द बन सकते थे। इसलिए उसने उन्हें अपने मिलिट्री कैंपेन्स को लीड कराने के लिए कर्नाटक भेज दिया। ऐसे में शाहजी भोसले ने पुणे की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी दादोजी कोंडदेव को सौंप दी और अपनी पत्नी और बच्चों के रहने के लिए पुणे में लाल महल बनवाया। इसी महल में छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े हुए और उनकी ट्रेनिंग दादोजी कोंडदेव के अंडर हुई, जिन्होंने उन्हें वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन और लीडरशिप स्किल सिखाई। शिवाजी महाराज ने जल्द ही तलवारबाजी, हॉर्स राइडिंग और किलेबंदी जैसी मिलिट्री टेक्निक्स में महारत हासिल कर ली।
शिवाजी महाराज ने देखा कि चाहे मुगल हो या बीजापुर का सुल्तान, वो राज सिर्फ इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास पहाड़ों पर ऊंचे किले थे। वो समझ गए कि अगर स्वराज का सपना सच करना है तो ज्यादा से ज्यादा किले जीतने होंगे। उन्होंने ये भी देखा कि बीजापुर सल्तनत के अधिकारी आम जनता पर बेहिसाब जुल्म करते थे, किसानों की फसलें छीन ली जाती थी और बहू बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। इन किलों पर दुश्मन का फहराता हुआ झंडा उनके लिए गुलामी का सिंबल था। इसी अपमान को स्वाभिमान में बदलने के लिए उनके भीतर किलों को जीतने की आग भड़क उठी। महज 16 साल की छोटी सी उम्र में जब उनकी उम्र के लड़के ऐशो आराम के सपने देखते थे, तब शिवाजी महाराज ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर तोरणा किले पर हमला बोल दिया और उसे जीतकर उसका नाम प्रचंडगढ़ कर दिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी जिसने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने तेजी से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और अगले 2 सालों में उन्होंने पुरंदर, कोंडाणा और चाकन जैसे इंपॉर्टेंट किलों को जीत लिया। किलों पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने पुणे के आसपास के रीजन्स जैसे सुपा, बारामती और इंदापुर को भी अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण रीजन की ओर भी अपना ध्यान लगाया और कल्याण जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर पर अपना कंट्रोल कर लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवाजी महाराज सीधे उस बीजापुर सल्तनत से टक्कर ले रहे थे जिसके लिए उनके पिता शाहजी भोसले काम कर रहे थे। शाहजी जानते थे कि उनके पुत्र शिवाजी महाराज जो भी कर रहे हैं वो स्वराज के लिए है, लेकिन अगर वो शिवाजी का खुले तौर पर पक्ष लेते तो बीजापुर दरबार उन्हें गद्दार मानकर मार देता। इसलिए माना जाता है कि उन्होंने एक डिप्लोमेटिक चाल चलते हुए बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह से कहा कि उन्हें उनके बेटे शिवाजी से कोई मतलब नहीं है और वो अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन आदिल शाह उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। शाहजी भोसले उस समय कुछ ऐसे फैसले भी ले रहे थे जो बीजापुर सल्तनत को नागवार गुजर रहे थे। इसलिए 1648 में शाहजी को अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें 1 साल बाद इस शर्त पर रिहा किया गया कि शिवाजी महाराज बीजापुर के खिलाफ कोई सैन्य अभियान नहीं चलाएंगे और उन्हें कोंडाणा जैसा महत्वपूर्ण किला बीजापुर को वापस करना होगा। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1649 से 1655 तक बीजापुर के खिलाफ अपने युद्ध अभियान तो रोक दिए, लेकिन ये समय उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन और सेना को मजबूत बनाने में लगाया। ये कुछ साल तूफान से पहले की शांति जैसे थे, लेकिन 1656 में उन्होंने फिर से अपने स्वराज के सपने को धार देना शुरू कर दिया। उन्होंने इस साल जावली रीजन पर कब्जा कर लिया जो महाबलेश्वर के पास मौजूद था, और इस जीत ने साउथ और साउथ वेस्ट महाराष्ट्र में उनकी ताकत को और भी मजबूत करने का रास्ता खोल दिया। साल 1659 आते आते छत्रपति शिवाजी महाराज की तेजी से बढ़ती शक्ति ने दक्कन की सल्तनतों की रातों की नींद उड़ा दी। ऐसे में बीजापुर के दरबार में एक दिन इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि शिवाजी को कौन हरा सकता है। ऐसे में अफजल खान आगे आया जो लंबी कदकाठी का एक बहुत ही क्रूर जनरल था। उसने बड़े घमंड से कहा कि वो शिवाजी को बिना घोड़े से उतरे पकड़ लेगा और उन्हें चूहे की तरह एक पिंजरे में बंद करके बीजापुर की सड़कों पर घुमाएगा। ऐसे में बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी महाराज को पकड़ने की जिम्मेदारी अफजल खान को सौंप दी। जैसे ही ये बात शिवाजी महाराज को पता चली, वो भी बदले की आग में जलने लगे। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले और अफजल खान पहले बीजापुर सल्तनत के लिए साथ साथ काम करते थे। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ गए। 1648 में अफजल खान ने शाहजी पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जंजीरों में बांधकर बीजापुर दरबार में पेश करके उनका बहुत अपमान किया था। यही नहीं, शिवाजी महाराज को यह भी शक था कि उनके बड़े भाई संभाजी भोसले की हत्या में भी अफजल खान का हाथ था। इसलिए शिवाजी के लिए सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अपने बड़े भाई की मौत और अपने पिता के अपमान का बदला भी था। उधर अप्रैल 1659 में अफजल खान करीब 10,000 सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने निकल पड़ा। उसने एक लोहे का बड़ा पिंजरा भी बनवाया ताकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़कर उसमें बंद कर सके। लेकिन उसने सीधे अटैक करने के बजाय पहले उन्हें प्रवोक करने के लिए रास्ते में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और वहां के व्यापारियों, पुजारियों और किसानों को अपनी सेना का खर्च उठाने के लिए मजबूर किया, जो हर मंथ करीब 2.5 लाख रुपए था।